क्या आप लोगों को अब बिल्कुल आवाज साफ साफ मिल रही है? और मेरे बगल में मेघा मैम बैठी हैं और वो भी देख पा रही हैं कि वो भी चेक कर रही हैं कि आवाज आई कि नहीं आई। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत आज शुरुआत थी और कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो आज पहला दिन था, पहली बार आज आप लोगों से यहाँ यूट्यूब पर मुखातिब होने का अवसर मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं, आप सब लोगों से मेरी बात हो पा रही है और हम लोग इस माध्यम से, इस जरिए के साथ भी लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में आप बैठे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग जरूर अपने लिए, अपने बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे, जिससे कि आप इस समय का, इस लॉकडाउन का जो पीरियड मिला है, ये एक चुनौती की घड़ी है और इस घड़ी में कुछ ना कुछ तैयारी करनी, कुछ ना कुछ अपने आप को आगे ले जाना, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मुझे बहुत खुशी है कि सिमेंट संस्थान में जब ये पूरा का पूरा ये एपिसोड भारत में शुरू हुआ और जब बिहार में होली के कुछ तुरंत बाद क्लासेस को शुरू करने में दिक्कत आ रही थी और छात्रों को आने में और उनको क्लास करवाने में हमारे मन में बाधा आ रही थी, दुविधा आ रही थी कि हम क्या करें, तब हमने ये निर्णय लिया कि क्लासेस तो अभी बंद करनी है। फिर सरकार का नोटिफिकेशन भी आ गया कि अभी क्लासेस नहीं करा सकते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद ही हमने ये तय किया कि हम लोग क्लासेस जो रुक गई है उसको जूम ऐप के माध्यम से और इस तरह के जो भी और ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, हम उनके माध्यम से क्लासेस को शुरू करें ताकि आपकी पढ़ाई जो है, जो रुक गई है, और ये जो आपके लाइफ का एक बहुत ही कीमती समय है, एक ऐसा दौर आपके लाइफ का जिसकी की बहुत अहमियत है, जो कि बहुत ही कीमती है, क्योंकि आप दोबारा अपने जीवन में अपने ये जो लाइफ के जो फाउंडिंग फेज है, ये जो फाउंडेशन का जो आपका फेज है, ये जो लाइफ के जो 3-4 साल का, जो 3 से 5 साल का जो आपका जो पढ़ने का जो फेज है, जिसमें कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं, ये काम आप, ये अगर फेज हमारा बर्बाद होता है, इसका एक एक महीना, इसका एक एक दिन जो है वो कीमती है। तो मैं बहुत अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद कहूंगा, उनको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को, और उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, ये मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि उनको जब ये उनको ये एक वीडियो पे पढ़ाना, जैसे मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं और मुझे आदत है कि जब भी मैं आपसे बात करता हूं तो मैं आपकी आंखों में देखता हूं। आपने गौर किया होगा जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता था तो अक्सर आप लोगों की आंखों में देखता था और मुझे बिना आंखों में देखे, बिना आपका वो एक नॉट मिले, मैं अक्सर पूछता था कि हैव यू गॉट इट, अंडरस्टूड और नॉट, ठीक है ना, आप समझे कि नहीं समझे। तो अब वो सब कुछ मैं यहाँ पर यूट्यूब पे करूँ, ये कैमरे को देखूँ, स्क्रीन को देखूँ, तो थोड़ा ये असहज है, थोड़ा ये मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे मुझे उसकी आदत डाल लेनी होगी। एक बार मुझे सिर्फ आप लोग अपने मैसेज से बताएं कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज बिल्कुल सही सही मिल रही है, साफ साफ मिल रही है, तब मैं अपने टॉपिक पर आऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो आज का विषय है, और आज के लिए हम लोगों ने मैंने ये कोशिश ये की है कि आज आप लोग को किसी सिर्फ एक विषय पर, एक टॉपिक पर इन डेप्थ नॉलेज देने के बजाय हम लोग आज अलग अलग विषयों को उठाएंगे। मैंने आप लोगों से फेसबुक पे क्वेश्चन पूछा था, आपसे सवाल पूछा था कि मैंने आपको 4-5 टॉपिक्स दिए थे कि आप इनमें से किन टॉपिक्स पे बातें सुनना चाहेंगे, कुछ जानकारी को बढ़ाना चाहेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, अलग अलग टॉपिक्स के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया और स्थिति ये बन गई कि ज्यादातर टॉपिक्स के लिए लोगों के रिक्वेस्ट आ गए। आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था और मैंने देखा कि स्टूडेंट्स जो है वो जिन टॉपिक्स के लिए फेसबुक पर डिमांड थोड़ी कम थी, आज व्हाट्सएप पे उन टॉपिक्स के लिए डिमांड आ गई। तो परिस्थिति ये बन रही है, स्थिति ये बन रही है कि मैं देख रहा हूं कि आपके अंदर एक नॉलेज की भूख है, और अगर ये नॉलेज की भूख है तो ये समय और ये चेष्टा आपको जरूर आगे लेके जाएगी। तो हमारे जो टॉपिक्स हमने लिए थे, पहला टॉपिक हमने लिया था लीडरशिप को लेकर के। सिंटू कुमार जो कि एनीडेस्क के माध्यम से हमारे सिस्टम पे जुड़े हुए हैं, वो अगर अपना माउस का मूवमेंट कम करेंगे तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। और इसको भी हटा देता हूं मैं, ये भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा बिल्कुल। तो जो पहला टॉपिक हमने लिया था लीडरशिप को लेकर के, लीडरशिप इन क्राइसिस। जब आप क्राइसिस की बात करते हैं, जब एक ऐसी परिस्थिति की बात करते हैं जो आम परिस्थिति से अलग है और जहां पर आपके सामने का रास्ता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, जहां चीजें, परिस्थितियां, जहां निर्णय लेने की बहुत त्वरित आवश्यकता है
और क्राइसिस ही वो सिचुएशन होती है, वो घड़ी होती है जब लीडरशिप की, नेतृत्व की सही परीक्षा होती है। और आज आप देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में, हर एक देश में वहां का नेतृत्व, हर एक जिले में वहां का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व, अलग अलग कंपनियों में वहां का नेतृत्व, अस्पतालों में वहां का नेतृत्व, स्कूल कॉलेजों का नेतृत्व, हर एक किसी को, यहां तक कि मैं कहूंगा कि एक घर में, एक गृहस्थी में भी जो नेतृत्व है उसके लिए एक चुनौती का समय है। उसको अभी अपने परिवार में सही निर्णय लेना है। उसके सही निर्णय से वो इस चुनौती का सही सामना करेगा, इस चुनौती से बाहर आएगा। नहीं तो आपके सामने परिस्थितियां जो हैं वो सामान्य नहीं है, और ऐसी परिस्थितियों में देश के सामने मुश्किल दौर है, राज्यों के सामने मुश्किल दौर है, कंपनियों के सामने मुश्किल दौर है। जाहिर तौर पर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके परिवार के मुखिया के सामने एक मुश्किल दौर है। लोग अपने रोजगार को लेकर के निश्चिंत नहीं है। जिनका कारोबार है, जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, वह निश्चिंत नहीं है। और कुछ बड़े उद्योगपति जिनका बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन अगर उनके कारोबार में, उनके बैलेंस शीट में, उनके बुक्स में डेट साइड बहुत बड़ा है, उनको बहुत बड़ा इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, उनके लिए भी परिस्थितियां जो है वो सामान्य नहीं है। उनको भी कैसे उनका कैश फ्लो बना रहे। कैश फ्लो तो सबका रुक गया है, और कैश का काम तो कैश से ही होता है। अगर कैश का फ्लो नहीं होगा तो आप आउटफ्लो कैसे करेंगे। आउटफ्लो रुक गया है क्या? लोगों को सैलरीज देनी है, जहां जहां उनका इंटरेस्ट का पेमेंट है वो देना है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूज हैं या इलेक्ट्रिसिटी के रेंटल्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट है, उनका पेमेंट करना होगा। तो ऐसे बहुत सारे आउटफ्लो जो है वो चालू है, लेकिन जो कैश का इनकमिंग है, जो इनफ्लो है, उस पर बहुत जगह पर रोक लग गई है। अब आप कह सकते हो कि भाई भारत में तो मुकेश अंबानी जी के रिलायंस ग्रुप में तो 43,800 करोड़ का कैश फ्लो आ गया। फेसबुक ने उनको 9.99% स्टेक के लिए 43,000 करोड़ रुपए की राशि उनको देने का कमिटमेंट कर दिया। तो ऐसा हर एक जगह नहीं हो रहा है। मुकेश भाई जो है वो एक अलग तरह के इंटरप्राइज चला रहे हैं, और उनकी जो स्टोरी है, उनका जो पूरा का पूरा एक जो बड़ा एक गेम है, एक कॉर्पोरेट उनकी जो स्ट्रैटेजी बनी है, उसका एक अलग डायमेंशन है जिस पर वो काम हो रहा है। किसी दिन हम लोग इस टॉपिक पर भी चाहेंगे कि चर्चा हो कि रिलायंस के जो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, क्योंकि रिलायंस भारत का आज एक सबसे बड़ा समूह है। जो भारत के बड़े बड़े समूह हैं जैसे कि टाटा ग्रुप है, रिलायंस है, या जो हमारे जो वर्टिकल्स आज ई कॉमर्स में है, जिनमें मैं बात करूंगा अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, ओला की, उबर की, जोमैटो की, स्विगी की, ओयो की। तो ये जो हमारे जो वर्टिकल्स हैं, इन पर मैं चाहूंगा कि किसी दिन हम लोग एक अलग अलग सेशन लें। अभी मैं आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मेघा मैम जो है वो मेरे साथ बैठी हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि आप उनको भी देखें। मैं कैमरा उनकी तरफ, वो मना कर रही है लेकिन मैं कैमरा उनकी तरफ दिखा रहा हूं। तो मेघा मैम आप सभी बच्चों को हाई कर दें एक बार। हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो मेघा मैम को मैंने आज अपने साथ इसलिए बैठाया है ताकि वो आपके क्वेश्चंस को देख सके, और जो भी आपके प्रश्न है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वो मुझे ये बताएंगी और मैं आपको उनका जवाब दूंगा, है ना। लेकिन शुरुआत में सोच रहा हूं कि मैं पहले अपना कुछ प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं, जिसके माध्यम से आप लोग जो है वो देख सकें, आप लोग समझ सकें कि आखिर हम लोगों को जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या है। और एक सेकेंड, ये पावर पॉइंट पे मैं आ गया और इसको मैंने F5 प्रेस किया। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पर एक प्रेजेंटेशन आ रहा है। ये प्रेजेंटेशन मैंने सोचा कि आज शुरुआत जो है वो पहले टॉपिक से करता हूं, लेकिन सिर्फ लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और इसको किसी एक फॉर्मूला से पूरा का पूरा फिक्स कर देना ये पॉसिबल नहीं है। और अलग अलग सिचुएशन में जो लीडरशिप के जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको हम लोग किसी एक फॉर्मूला से, किसी एक रूल से डिफाइन कर दें, ये पॉसिबल नहीं है। हर एक लीडर की जो है वो कंपल्शन अलग है, हर एक लीडर की जो है वो सिचुएशन, प्रॉब्लम, उसकी लिमिटेशंस है। तो लीडर्स की भी लिमिटेशंस होती हैं, उसको उस सीमित दायरे के अंदर में समाधान खोजना होता है। और हमने आज शुरुआत में डिस्कस किया कि एक देश का नेतृत्व, विश्व का नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व, या फिर किसी संस्था का नेतृत्व, किसी संस्थान का नेतृत्व, या परिवार का नेतृत्व, हर एक स्थिति में नेतृत्व जो है वो चुनौती उसकी अपनी अपनी जगह पर अलग है। इसलिए किसी एक सिस्टम से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जो आज के समय में, आज की परिस्थिति में
जो इसके समाधान होने चाहिए, जो इसके विकल्प होने चाहिए, हम उनकी बात करें। और आपको मैं अपने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोशिश करूंगा कि आप जान पाएं, समझ पाएं कि आखिर हम लोग किन चीज़ों की बात कर रहे हैं, किस तरह का हमारा उद्देश्य है। और एक सेकंड, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपकी स्क्रीन को भी देख सकूं कि अभी ये लाइव है अभी। जी बिल्कुल, थैंक यू। मेरे मोबाइल पे तो लाइव नहीं आ पा रहा है, आपके लाइव आ रहा है। एक बार इसको सामने रखें, दिखाएंगे, स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, इसका मतलब है कि ये लाइव है और आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ा सा शुरुआत में जो प्रॉब्लम आई उसके लिए मैं आप सभी से बहुत माफ़ी भी चाहूँगा। जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं, जितने हमारे छात्र जुड़े हैं, उनको उनका कीमती समय गया। और मैं सिंटू कुमार को इसके लिए धन्यवाद भी कहूँगा कि उन्होंने इसको परिस्थिति पे संभाला भी, और उनकी ये जिम्मेवारी भी बनती है कि जब ये विषय उनको दिया गया था तो इस पर परेशानी ना आए। आगे से पूरी चेष्टा होगी, पूरी कोशिश होगी कि इसमें कोई परेशानी हमें नहीं आए। तो आज का जो मैंने आपके लिए टॉपिक चुना है, और जिस टॉपिक के साथ हम लोग आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे, कुछ अपनी बात कहेंगे, कुछ आपकी बातें भी सुनना चाहूँगा मैं। और अभी तक मेघा मैम ने कुछ ना कुछ प्रश्न आपके जरूर देखे होंगे, तो आपके जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं जानना चाहूँगा, उसी हिसाब से मैं उन प्रश्नों के हिसाब से आपको गाइड करना चाहूँगा। तो एक सेकेंड, ये चेंज हो गया था, हाँ ठीक है। तो जो आज हम लोगों ने जो प्रेजेंटेशन में मैं आपको जो कवर करना चाहूँगा वो होगा लीडरशिप ड्यूरिंग क्राइसिस। दूसरा टॉपिक में आज आप लोगों के लिए पर्सनल एफिशिएंसी, यानी कि जो लॉकडाउन का समय है, इस लॉकडाउन के समय में भी हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बनाएं और बढ़ाएं, कैसे हम अपने लिए स्किल सेट्स डेवलप करें, कैसे हम अपने लिए एडिशन करें। यानी कि इस लॉकडाउन के बाद हम अपने आप को बैकवर्ड होकर के पीछे ना देखें, बल्कि हम ये कोशिश करें कि जब लॉकडाउन के बाद हम बाहर आए, जब हम लॉकडाउन से बाहर निकल के आए, तो एक बेहतर वर्जन, जो कि मैंने आपको आज ऑडियो मैसेज में कहा कि वर्जन 2 चाहिए, आपका एक अपग्रेडेड वर्जन चाहिए। और अपग्रेडेड वर्जन के लिए, अपने वर्जन को और अपग्रेड करने के लिए आप लोगों को जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर यानी कि जो आपके ब्रेन में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, वो सॉफ्टवेयर मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगातार मिलते रहें। आपके टीचर्स आपको दे रहे हैं। मैंने देखा नीतीश सर लगातार आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे थे, आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे थे, लव कुमार आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, पोदार सर आपसे इंटरव्यू की बात कर रहे थे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो रेलेवेंट कंकरेंट टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर आपके साथ में लगातार चर्चा करूं, आपसे बातें करूं। और आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, एक कुछ छात्रों ने मुझे उस जो मेरे फेसबुक पोस्ट था उस पर कई तरह के अन्य टॉपिक भी सुझाए। तो मैं उन सारे टॉपिक्स को लेकर के कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में आपसे बातचीत हो, और आपके जो जो प्रश्न हैं उन पर मैं अपने स्तर से आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराऊं। तो इस टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे आज लीडरशिप क्राइसिस की। और जब सबसे पहले देखिए, अभी आपके सामने ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये क्राइसिस जो है ये आई है चाइना से, और जो चाइना की क्राइसिस आई है उसको समझने के लिए थोड़ा हमें चीन में जाना पड़ेगा। तो मैंने ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा है, जिसको आप अंग्रेजी में पढ़ पाएंगे। ये है वेईजी। वेईजी, वेईजी का मतलब चाइनीज में हुआ क्राइसिस, और आप हैं अभी क्राइसिस में। तो इस क्राइसिस से निकलने का उपाय, इस क्राइसिस को समझने का उपाय, ये भी हमें चाइना से ही मिलेगा। ये वेईजी जो है, ये चाइना के 2 अल्फाबेट्स हैं इसमें। पहला है वेई और दूसरा है जी, यानी कि एक तरफ है आपके डेंजर और दूसरे तरफ आपके क्या है, दूसरे तरफ है आपके अपॉर्चुनिटी। तो आप डेंजर में जाएंगे या अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, यानी कि यही क्राइसिस जो आज आपके लिए एक खतरा बन चुकी है, यही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। ये आपके लिए हो सकता है, ये आपके संस्थान के लिए हो सकता है, ये आपके राज्य और आपके देश, हमारे देश के लिए हो सकता है। और दुनिया के सभी देशों के सामने आज यही प्रश्न है कि क्या वो इस क्राइसिस में बर्बाद हो जाएंगे या इस क्राइसिस से वो बिल्कुल आबाद हो जाएंगे और वो अपने लिए एक नई परिस्थिति का, एक नए दौर का शुरुआत करेंगे। तो ये जो हमारे सामने परिस्थिति आई है कि हम क्राइसिस के इस दौर में
डेंजर की तरफ बढ़ रहे हैं। खतरा हमें हर एक तरफ से है। स्वास्थ्य का खतरा दिख रहा है आपको आज भारत में संख्या बढ़ रही है, विश्व की संख्या आपके सामने है, किस तरह से पूरे विश्व में जो है संक्रमण फैल चुका है। तो क्या हम खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं? अलग अलग आकलन आ रहे हैं। कहीं पे कोई बता रहा है कि भारत में 40% आबादी तक भी खतरा जा सकता है। कभी कभी यह भी मानने को, मेरा तो यह विश्वास है कि ये बहुत जल्दी रुकना चाहिए, और मैं आप सभी को भी मेरी बात से सहमत होंगे कि भारत में हो सकता है कि जल्दी उसको कर्टेल किया जाए। और मैं यहां आज आपको कहूंगा कि मैं भारत के एडमिनिस्ट्रेशन से, भारत की सरकार से बहुत खुश हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस त्रासदी का और इस क्राइसिस का, इस संकट की घड़ी का सामना किया है, वो भारत जैसे देश में अनुमान यह था, आकलन यह था कि परिस्थितियां बहुत बिगड़ सकती है। और भगवान न करे आगे ऐसा हो, लेकिन अभी तक हम लोग जितने संभल सके हैं, इसके लिए हमें धन्यवाद देना होगा। इसके लिए हमें अपने आप को भी, अपनी जिम्मेवारियों को समझ के रखना होगा कि ये अपने आप में। मैं पापा से बात कर रहा था, मैंने पापा से पूछा कि पापा आपका जो इतने साल का, लगभग पापा आज 76 ईयर्स के हैं, तो 76 साल में आप लोगों ने इस तरह का दौर पहले कब देखा है? और उन्होंने कहा कि उनके नजर में, उनके ध्यान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई है जब इस तरीके से पूरा देश लॉकडाउन हुआ हो, जब इस तरीके से सारी अर्थव्यवस्था रुक गई हो। आज लोगों के रोजगार पे संकट है, जॉब पे संकट है। लोग ये कई एम्प्लॉय जो है वो सोच रहे हैं कि उनको तो सैलरी मिल जाएगी, लेकिन अगर वो सरकारी क्षेत्र में है तो शायद उनकी सुरक्षा थोड़ी ज्यादा है। कई सारे प्राइवेट इंटरप्राइजेस में, कई सारे प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों की जॉब जो है वो जा रही है, सैलरी कट्स हो रहा है, अलग अलग तरह के रूल्स लोग डिफाइन कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर उन एंटरप्रेन्योर्स की, उन इंडस्ट्रियलिस्ट की, और या उन ट्रेडर्स या उन बिजनेसमैन की सारी गलतियां नहीं देखता हूं, क्योंकि उनकी भी परिस्थिति जो है वो कठिन है। उनके लिए भी ये सारी व्यवस्था कर पाना इस दौर में मुश्किल हो रहा है। इनफ्लो बंद है, आउटफ्लो चालू है। तो ऐसा तो चल नहीं सकता। अगर आपको इनफ्लो आएगा, अगर इस कप में कुछ जा रहा है और कुछ निकल रहा है, तो फिर वो निकलता भी रहेगा और जाता भी रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ निकलता रहे और आए नहीं, तो फिर वो कैसे निकलेगा? यानी आउटफ्लो कैसे होगा? आउटफ्लो तभी होगा जब इनफ्लो भी आए। तो गवर्नमेंट ने कुछ मैकेनिज्म्स, कुछ मेजर्स लिए हैं। तो हम लोग अब अपने टॉपिक्स पे आते हैं, ताकि आज की बात को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो ये मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया कि क्राइसिस जो है उसके दो पहलू हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, हमको उस अपॉर्चुनिटी को भी देखना होगा। मेघा मैम ने कुछ प्रश्न बताए हैं कि हाउ टू डेवलप द राइट सेट ऑफ प्लानिंग सिनेरियो लिखा है, प्लानिंग सिनेरियो। बिल्कुल बिल्कुल, प्लानिंग तो बहुत जरूरी है, और ये क्राइसिस के दौर में प्लान का तो कोई दूसरा विकल्प है नहीं। जब आप अनप्लान्ड एक्टिविटी करेंगे, अनप्लान्ड काम करेंगे, और अभी भारत में भी यही आरोप लगा कि आपको प्लान करने को नहीं मिला। मैं सुबह से आज कुछ लोग जो कि पटना में फंस गए हैं और जिनके परिवार वाले जो है वो पटना के कहीं बाहर हैं, और उनके बच्चों को संग वहां पर दिक्कत आ गई है, उनका वहां पे हेल्थ इश्यू सीरियस हो गया है, और वो जो उनकी माँ है वो यहाँ फंसी हुई है, उनके ब्रदर का डेथ हो गया था, वो यहाँ आई हुई थी। तो उनको कैसे विकल्प मिले और किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने अपने परिवार तक पहुंच सके। आपने देखा कि कोटा में जो है बच्चे स्ट्राइक पे बैठ गए, और अब सरकार जो है कुछ ना कुछ जागरूक हो रही है। लेकिन ये प्लानिंग अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, अगर लोगों को, लेकिन वहां पर भी डर था कि शायद वो संक्रमण जो है वो अचानक से फैल जाता, अगर अचानक से लोगों की भीड़ आ जाती। तो इसलिए हम सिक्के के एक पक्ष को देख करके कोई स्टेटमेंट दे दें कि अगर हमें 4 दिन का समय मिलता, तो मोदी जी से तो हम ज्यादा उम्मीद कभी भी 4 दिन का करना भी नहीं चाहिए। मोदी जी हमेशा 4 घंटे का ही समय देते हैं। लेकिन हम यहां पर यह भी समझना चाहेंगे कि अगर वो 4 दिन का समय देते, तो जिस तरह का फ्लो होता, जिस तरह का वहां पर त्राहिमाम होता, जिस तरह का एक सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ता, वो अपने आप में संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए उनकी परिस्थिति में उन्होंने जो कदम उठाया, उन्होंने जो पहले जनता कर्फ्यू लाया, उसके बाद अलग अलग शहरों में वहां के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन किया बड़े बड़े शहरों को, और उसके बाद 24 तारीख से पूरे देश को लॉकडाउन किया गया। तो यह अपने आप में सही है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और स्टोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की भी मांग हुई है, तो मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छी कहानियां खोजी हैं, कुछ ऐसी कहानियां खोजी हैं जो कहानियां आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और मैं उन कहानियों को बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से सुनाऊंगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके सेशन हम लोग रात का रखें, ताकि आप लोग रात में खाना वगैरह खा करके आराम से कहानियों को सुने। और मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ कहानियां सुनाऊं ऐसे नौजवानों की
जिन नौजवानों के हाथ में 10 रुपए नहीं थे और उन्होंने हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा किया, जिनके पास खाने को पैसे नहीं थे और जिनके पास यह उनको पता नहीं था कि कल का मेरा भोजन कहां से आएगा, और उन्होंने पूरी दुनिया में ऐसे एंटरप्राइज खड़े कर दिए जिसके प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, तो और जो भारत में सर्वोपरि स्थान तक पहुंचे। तो मैंने ऐसी कुछ कहानियां चुनी है, उन पर कुछ काम किया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, और इसके लिए हम लोग को लगातार जुड़ना पड़ेगा। आज एक सेशन में हम लोग सारी बातें कर लें ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहानियां मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग होती है। कहानियां कई सारे क्लास जो होंगे, कई सारे जो मैनेजमेंट की थ्योरीज जो होंगी, कई सारे जो बुक्स आप पढ़ेंगे, उन सब के बदले एक कहानी अगर आपके दिमाग में कहीं घर कर गई तो वो आपको प्रेरणा देगी, वो आपको जज्बा देगी, वो आपको सोचने का, निर्णय लेने का, वो आपको एक फॉर्मूला देगी जिसके बल पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकोगे। तो मैं ऐसी कुछ कहानियां, मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगा। आई जस्ट शो यू एक स्मॉल, आपको एक, ये देखिए, ये जो मैंने कहानियों को लेकर के एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, और इस प्रेजेंटेशन को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आपको भारत की जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको लेकर के ये प्रेजेंटेशन होगा, और इसमें कई लोगों को आप देख पा रहे हैं, आप इनको पहचान रहे होंगे, और इनमें से सभी को आप पहचान रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि एक काम करें, आप एक बार सभी लोग कमेंट करें, जिनको जिनको आप पहचान रहे हैं उनके नाम आप बताते जाओ, आप कमेंट में डालो, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि आप किन की कहानियां आप सुनने चाह रहे हैं, उनका नाम आप डालो। इसके साथ ही अगली जो स्टोरीज मैं सीरीज चलाना चाहूंगा वो होगी स्टार्टअप वाले, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे आज की पीढ़ी के, जो आपकी पीढ़ी के नौजवान हैं, उन्होंने कैसे स्टार्टअप शुरू किया, कॉलेज के बाद उन्होंने कैसे स्टार्टअप की कहानी लिखी, और कैसे आज वो अपने स्टार्टअप के साथ न केवल लोगों को रोजगार दे रहे हैं, न केवल उनका हजारों करोड़ का वैल्यूएशन हो गया है, बल्कि साथ ही साथ वो भारत के लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं, वो उनके जीवन जीने के सिस्टम को, तरीके को बदल रहे हैं। और अगर ये देशी एंटरप्रेन्योर्स, ये नौजवान, ये स्टार्टअप के जो सिपाही हमारे हैं, अगर ये कहानी ना लिखें तो हमारा भारत का बाजार तो विश्व की कंपनियों के लिए, अगर ये ओला की स्टोरी नहीं आती तो उबर तो पूरे के पूरे भारत के बाजार को कब्जा करने के लिए बेचैन है, बेकरार है। तो आपको ओला चाहिए, अगर हमारा ओला रहेगा तभी तो उबर का मुकाबला करेगा। और ऐसे ही हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में इंडियन स्टोरीज की, इंडियन स्टार्टअप्स की जरूरत है, और सरकार के लिए जरूरी है कि वो ऐसे स्टार्टअप्स को थोड़ा प्रश्रय दे, थोड़ा प्रोटेक्शन दे। और हमारा आपका भी दायित्व है कि जो हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे लोकल स्टार्टअप्स हैं, हम उनको सपोर्ट करें। अभी देखिए, जो हमारे सचिन बंसल और विनी बंसल ने फ्लिपकार्ट बनाया, इतना अच्छा ऐप बनाया, इतना पॉपुलर हुआ, इतने कंपटीशन को उन्होंने झेला, और मार्केट में उन्होंने अपनी एक सुप्रीमेसी, एक लीगेसी, अपना एक लीडरशिप बनाया। लेकिन मजबूरी में, चूंकि उनको फंड बहुत चाहिए, बहुत डीप पॉकेट की आवश्यकता है, आज वॉलमार्ट जो है वो उस कंपनी की जो है ओनर बन चुकी है। लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमें ये कोशिश करनी होगी कि जो हमारे अपने लोकल स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे अपने लोकल हीरोज हैं, हम इनको कुछ ऐसा प्रोटेक्शन दें जो कि पॉसिबल है, जिसके साथ इनकी कंपनी में ये फॉरेन से फंडिंग तो ले, लेकिन ओनरशिप और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो इंडियन, जो उनके जो प्रमोटर्स हैं, जो उसके स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स के हाथ से ओनरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इन्फ्यूजन के कारण बाहर चला जाए। इसको रोकना पॉसिबल है, वर्ल्ड के कई देशों ने रोका है, तो हम लोग भी उसको रोकने का काम करेंगे। तो मेरी एक सीरीज जो है वो स्टार्टअप पे होगी, और एक सीरीज ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर में, जिसमें कि आप स्टीव जॉब्स की कहानी सुनो। मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मेरे पास उसके लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपके लिए जानना बहुत रोचक होगा। आप बिल गेट्स की कहानी सुनो, आप वॉरेन बफेट की कहानी सुनो, आप जो हमारे मैम के पास कई बहुत सवाल आ गए हैं, तो मैं एक बार जैसा आपके सवालों को भी पढ़ दूं, ताकि ये हमारे अगले वेबिनार के, अगले यूट्यूब लाइव के जो सेशंस है उसके लिए काम करेगा। हाउ टू डेवलप द राइट सेट ऑफ, ये तो मैं सवाल पढ़ चुका हूं। हाउ डज कोरोना वायरस अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इसको आज कवर करेंगे। हाउ टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन दिस सिचुएशन, स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं मेंटेन होगी, बहुत इनस्टेबल होने वाला है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये सब कुछ स्टेबली निकल जाएगा, नो, इट्स नॉट गोइंग टू पॉसिबल। पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे दुनिया की जो इकोनॉमी है, उसमें उठा पटक होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ट्रंप नहीं रोक सकता है, सी जिनपिंग नहीं रोक सकते हैं, माफ कीजिएगा मोदी जी भी रोक नहीं पाएंगे। उठा पटक तो इस दौर में होगी ही होगी, और हमें यह देखना है कि ये जो उठा पटक होगी, क्या इसमें हम बाहर निकलेंगे विजयी होकर के, या हम धराशायी हो जाएंगे, हम चित हो जाएंगे, या दुनिया में अपना एक नया मुकाम, एक नया स्थान बना पाएंगे।
जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा था। जिस देश पर एटम बम गिरा, क्या उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं हो जानी चाहिए थी? लेकिन आज वही जापान दुनिया की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और उसने बिना अधिक समय गवाए, बिना ज्यादा समय गवाए अपने आप को स्थापित किया, और न केवल स्थापित किया, बेहतर तरीके से स्थापित किया। उसने अपने आप को दुनिया में शीर्ष पे लेकर के आया। तकनीक के क्षेत्र में जो उसकी सुपरमेसी थी, उसको उसने कई गुना बढ़ा दिया। तो ये जो हमारे अंदर एक कम बैक करने का जज्बा होना चाहिए। अगर आज मुझे कोई सड़क पे ला दे, उसके बाद क्या मैं वहां पर भिखारी बन जाऊंगा, या मैं वहां से वही कहानी शुरू करूंगा जो कहानी मैंने आज से 10 साल पहले शुरू की थी, जब मेरे पास कुछ नहीं था? तो ये जज्बा हमें दिखाना होगा, और ये जज्बा देश का हर एक नौजवान दिखाए, हर एक नागरिक दिखाए, हर एक राजनेता दिखाए, हर एक सीईओ दिखाए। ये देश दोबारा उठ खड़ा होगा। जो सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाता था, हम दोबारा सोने की चिड़िया बन सकते हैं। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। एक बार पूरे देश को, और ये नौजवान देश है हमारा, ये कोरोना से नहीं लड़ सकता है। कोरोना से लड़ेंगे डरेंगे बूढ़े देश। ये नौजवान देश है हमारा, और ये नौजवान देश, ये हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी है। जो हम बात करते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड को आज डिविडेंड में कन्वर्ट करने का, एसेट में कन्वर्ट करने का ये असली मौका है। इससे घबराना जरूर है, लेकिन डर करके, हार करके बैठना नहीं है। हमें मैदान में उतरना है। और ये मेरा वेबिनार, ये मेरा जो आज आप लोगों से जो आज इंटरेक्शन है, ये इस ललकारने के लिए है कि आपको इस चुनौतीपूर्ण अवसर में अपना समय टिकटॉक के घटिया वीडियो बनाने में नहीं लगाना है। जो आप लोग दिन रात अपना समय, अपने जुल्फ को, अपने बाल, मेरे पास नहीं है तो मैं संवार सकता भी नहीं, लेकिन आप जो अपना समय दिन रात टिकटॉक पर पता नहीं किस तरह के काम के वीडियोस होते हैं, उनमें आप गवाते हो। आप इधर उधर पबजी और पता नहीं कौन कौन से गेम्स है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत समय, देश के नौजवान का बहुत कीमती समय, अगर हमें दुनिया में अपना स्थान बनाना है, अगर हमें चीन को पीछे छोड़ना है, अगर हमें यूरोपियन कंट्रीज को पीछे छोड़ना है, तो हमारे नौजवान को तकनीकी रूप से, मैनेजमेंट, प्रबंधन कौशल के साथ में, लैंग्वेज स्किल्स के साथ में, इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ में, जिसमें कि आप दुनिया के देशों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बिजनेस एक्यूमन के साथ में, यानी कि आप अपना कारोबार खुद कैसे स्टैब्लिश करेंगे, जिस भी कंपनी में काम करेंगे वहां ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे होंगे। तो ऐसे ऐसे स्किल्स के साथ में क्या इस समय में आप अपने आप को इक्विप नहीं कर सकते हैं? वो पहले ऋषि मुनि और जो हमारे पहले नौजवान, जो हमारे जो देवतागण होते थे, वो तपस्या करते थे। रावण तपस्या करते थे, भगवान राम सिद्धि के लिए तपस्या करते थे, और उन्हें देवतागण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते थे। ब्रह्मास्त्र दिया जा रहा था, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, कोई अपना इंद्र जो है वो अपने गांडीव की शक्ति दे रहे हैं, अलग अलग देवता अलग अलग अस्त्र देते थे। तो ये लॉकडाउन की जो अवधि है, ये आपके लिए अपनी साधना की अवधि है, ताकि आप अपने लिए अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र के साथ अपने आप को आप इक्विप कर सके। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, ऐड कर लो। आपके पास मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऐड कर लो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीखना है, ऐड कर लो। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ऐड कर लो। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ऐड कर लो। आप चाहते हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें, बहुत दौर है सोशल मीडिया का, उसके कोर्सेज कर लो। डिजिटल मार्केटिंग वो समझ लो। तो अलग अलग एवेन्यूज खुला पड़ा है। आप लोग सिमेट्स के जो छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो चाहे किसी भी कॉलेज का छात्र हो, मैं हर एक छात्र के लिए आज ये ऑप्शन देता हूं। आपके पास पहले से वो ऑप्शन है कि आप आईआईटी बॉम्बे के जो हमारे यहाँ पे कोर्सेज चलाए जाते हैं, जो प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, आप उन प्रोग्राम्स के साथ जुड़ो ना। और आप उन प्रोग्राम्स के साथ में आप जो वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, एंड्रॉइड एप्स बनाने के कोर्सेज हैं, आप उसका जो पहले एक ऑनलाइन कोर्स है वो करो, और कोशिश करो कि आप उसमें एक तरफ उसका विंडो खोलो जो कि साइड बाय साइड मेथड होता है, जिसमें एक तरफ आप उसका जो ट्यूटोरियल वीडियो वो है खोलो, दूसरी तरफ अपना डेवलपमेंट का जो आपका जो कंसोल है वो खोलो, और आप साथ साथ काम करो। देखो कैसे नई तैयारी होगी, और कैसे आप इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में अपने आप को एक बेहतर वर्जन टू, जो मेरा आपको बार बार कहना है कि लॉकडाउन के बाद, और देखो मैं आपको बताऊं, मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा अपने अंदर भी वर्जन का चेंज लाऊं। और मैं पीछे, मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ा, और वहां पर मुझे लंबे समय तक बेड रेस्ट में भी रहना पड़ा। पहले से भी मेरा वजन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था, और दिल्ली में जब मैं बेड रेस्ट में था तो मेरा वजन वहां पर, आप विश्वास नहीं करोगे, वहां पर 94 किलो, 94 kgs।
तो मैं 94 किलो का हो गया और मैं अपने आप को शीशे में देख करके मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरी पत्नी तो नहीं कह रही थी कि बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि अपने आप को देख करके माँ बोली कि भाई ये खा लो, तुम तो बहुत तकलीफ पतले हो गए हो। और मैं देख रहा था कि मैं 94 किलो का हो गया हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने लॉकडाउन के अवधि में अपना ये प्रण लिया कि मुझे अपने हेल्थ को रीगेन करना है, और अभी कोशिश जारी है, प्रयास जारी है, लॉकडाउन भी जारी है। तो कम से कम 94 से घट करके मैं 82 केजीज पे आया हूँ, और कोशिश करूंगा कि कल जब मैं आप लोगों से बात करूं तो शायद 200 400 500 ग्राम कुछ और कम हो जाए। तो इस तरह से ये सफर जो है, जब मैं लॉकडाउन के बाद आप लोगों से मिलूं, और निश्चित मिलूंगा, निश्चित हम लोग सबको मिलेंगे और क्लासेस होंगी, तब वहां पे हमारी कोशिश होगी कि मैं ये 75 के रेंज में रहूं, जो मेरा टारगेट है। आई एम वर्किंग ऑन दैट, चाहे उसके लिए एक्सरसाइजेस करने हो, डाइट प्लान हो, या जिस तरीके से भी मैंने तो अभी एक कोशिश और की कि जो अभी हमारे देश में गरीबों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो मैं सिर्फ एक टाइम भोजन लेता हूं और एक टाइम जूस पीता हूं, और एक टाइम का मैंने भोजन जो है वो छोड़ दिया है। तो कोशिश ये है कि देश में जब जिस तरीके से भी अभी परिस्थिति है, उसमें अपने तरफ से भी योगदान हो। तो जो आपने सवाल पूछा था, स्टेबिलिटी की चिंता ना करो, और स्टेबिलिटी की आकांक्षा ना करो। जीवन में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, ये जीवन उतार चढ़ाव का ही नाम है। अगर आप सोचते हो कि सब कुछ, इस स्टेबिलिटी की चिंता करने वाले वो सरकारी नौकरी में जाकर के एक शिक्षक, एक शिक्षा मित्र बनने के लिए या फिर चपरासी बनने के लिए 6.5 लाख लोग अप्लाई कर दिए थे बिहार सरकार के यहाँ। जो भी चपरासी और माली और गार्ड और स्वीपर की नौकरी आई थी, वहां पर 6.5 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, और उसमें एमबीए के छात्र और बीबीए और बीसीए के छात्र थे, उसमें पीएचडी किए हुए, पीजी किए हुए, एमए एमकॉम किए हुए छात्र थे। तो ये मुझे देख के बहुत घृणा आती है, बहुत गुस्सा आता है। और ये स्टेबिलिटी नहीं चाहिए कि चपरासी बन गए और पेंशन मिलती रहेगी। अरे हम कुछ बनाएंगे, हम भवसागर में उतरेंगे, कभी तो कभी पार लगेंगे, कभी तरेंगे, कभी डूबेंगे, लेकिन हम घबराएंगे नहीं। हमको ये जीवन मिला है, जो हमारी नाव प्रभु ने दी है, इसको खेना है। हमें किनारे पे बांध के नाव को नहीं रखना है ना। तो आपके प्रश्नों को मैं एक बार देखता हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। आज का काफी समय जो है हम लोग का इंटरेक्शन में जा रहा है। मैं आज टेक्निकल पॉइंट्स पर नहीं जा रहा हूं। सेमिनार का मेरा प्रेजेंटेशन भी काफी बड़ा है, मैं उसको आज पूरा नहीं कर पाऊंगा। हम समय से मैं चाहूंगा कि 1 घंटा 30 मिनट का समय मैंने लिया था, मैं उस पर क्लोज करना चाहूंगा। 15 मिनट हमारा पहले वेस्ट हो चुका था। इसको आप जैसा पढ़ के सुना दीजिए, आप जो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कौन सा लास्ट वाला? जो भी, हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो है, Which industries suffer more during this crisis and which industry has more opportunity to grow themselves? ये देखिए, क्राइसिस तो मोटा मोटी सभी के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस सेक्टर्स हैं हमारे पास जिनको कि कुछ एडवांटेज होगा। और ये सवाल अगर मैं फाइनेंशियल मॉड्यूल में लेता तो हमारे लिए ज़्यादा तो ज़्यादा हमारे लिए इजी रहता। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी के समय में, अभी के दौर में जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो कंजम्पशन ड्रिवन जो है, और उसमें भी जो हमारे एफएमसीजी जैसे जो कि हमारे जो एफएमसीजी जैसे जो सेगमेंट्स हैं, वहां नॉन डिस्क्रिशनरी जो है, डिस्क्रिशनरी जो भी परचेज, जैसे डिस्क्रिशनरी परचेज होता है आपके लिए टेलीविजन खरीदना, एक गाड़ी खरीदनी है, ये सब डिस्क्रिशनरी परचेजेस हैं जिसको कि आप अभी टाल सकते हैं, और लोग अभी टालेंगे। अभी लोग अपने लिए नया रेफ्रिजरेटर, नया वॉशिंग मशीन, नया माइक्रोवेव ओवन या फिर वो नए मोबाइल फोन्स वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन साबुन तो आप खरीदोगे, आप अभी टूथपेस्ट खरीदोगे, आप जितने भी आपके कंजम्पशन के, डेली कंजम्पशन के जो स्टफ्स हैं वो आप खरीदोगे। तो आप देखिए, अभी स्टॉक मार्केट यही बात बता रहा है आपको। हिंदुस्तान लीवर का शेयर जो है वो अपने हाइस पे आ गया है, बाजार गिरा लेकिन वो थोड़ा बहुत गिर के वापस अपने हाइस पे आ गया है। नेस्ले का शेयर, क्योंकि आप लोग मैगी खूब खा रहे हो, और मेगा मैम भी मुझे बोलती है कि भाई मैगी खा लो, लेकिन मैं तो मैगी अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे अपना वजन कम करना है। तो आप ये देखो कि मैगी के कारण नेस्ले का शेयर कितना बढ़ रहा है। और जो आज मैंने आप लोगों के लिए जो बात की थी, जिसमें कि मैं लीडरशिप की बात कर रहा था, तो वहां लीडरशिप के टॉपिक पर ऑब्वियसली हमारे लिए एक एग्जांपल मैगी का भी बनता है कि जब नेस्ले के साथ प्रॉब्लम आई थी, तो नेस्ले ने किस तरीके से अपने उस क्राइसिस को फेस किया और उससे वो बाहर निकला। तो कुछ सेक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं, आप देखिए, जैसे कि और भी ऐसे कई सेक्टर, जैसे कि भी जो ऑनलाइन सेगमेंट्स है, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां हैं, इनका कारोबार वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आप घर में बैठे हो, आपके पास काम नहीं है कुछ करने को, और ऑनलाइन कोर्सेज करने का मन अगर करता भी है तो भी आप नेटफ्लिक्स पर एक नया वेब सीरीज देख लेते हैं। तो नेटफ्लिक्स और इस तरह की अमेजन जैसी कंपनियां जो है, उनके कारोबार भी बढ़ रहे हैं। और भी कई सेगमेंट है, जब मैं फाइनेंशियल मॉडल्स की बात करूंगा तो उस पर मैंने बाकायदा एक स्लाइड बनाया है। ठीक है, और कोई सवाल जो आप बता रहे हैं? क्योंकि मैं आपके सवालों को पहले देखना चाह रहा हूं ताकि आपके जो रेलेवेंट बातें हों। और
How to plan for upcoming days and how to face issues like GDP and unemployment. जीडीपी तेरी इश्यू थोड़ी ना है, जीडीपी तुम्हारी इश्यू नहीं है, जीडीपी पूरे देश की इश्यू है। और जीडीपी घट जाएगी या जीडीपी नहीं बढ़ेगी या कमजोर कम दर से बढ़ेगी या एक बार स्टैग्नेशन आ जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये होगा। लेकिन अगर हम बेहतर तैयारी के साथ अगर हम प्लानिंग करेंगे तो भविष्य में जीडीपी में बहुत तेज ग्रोथ भी आ सकता है। हम चलो उसी पे बात करेंगे, मैं उस स्लाइड को कवर करूंगा, मैं आपके सवाल को पॉइंट में कवर करूंगा। What if there is no vaccine? Then what will be the impact on business and economy? निगेटिव क्यों सोचते हो भाई मेरे? वैक्सीन क्यों नहीं आएगा? बता दो तुम कि वैक्सीन के बिना और दवाई के बिना हमारे जो मानव सभ्यता का जो इतिहास है, ये छोटा मोटा कोई इतिहास नहीं है, हजारों साल का इतिहास है। और अभी तो कोरोना ये छोटा मोटा वायरस है जिसने अभी कुछ लोगों को परेशान किया है। इसके पहले प्लेग से या फिर जो फ्लू होता था, स्पेनिश फ्लू से भारत में 3 करोड़ लोग मर गए थे, पूरी दुनिया में करोड़ लोग मरे थे। प्लेग से भारत में 1/3 आबादी जो है वो प्रभावित हो गई थी और करोड़ों की संख्या में लोग प्लेग से भारत में मरे हैं। और आज तो प्लेग से खतरा उस तरह से नहीं महसूस होता है। हमने उन सब चुनौतियों को हम पार पा सके। तो ये आप ना सोचो कि वैक्सीन नहीं बनेगी। दुनिया के कई देशों में, कई लैब्स में इस पे काम हो रहा है और ट्रीटमेंट के भी कई उपाय आ रहे हैं। आपने देखा होगा जो आज जो ब्लड प्लाज्मा थेरेपी है उसका प्रयोग हो रहा है, वो भी सक्सेसफुल हो गया है। उसके अलावा अलग अलग जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है उसके साथ जो मरीज हमारे जो थोड़े गंभीर अवस्था में पहुंच जाते हैं मरीज, ऐसे मरीजों का इलाज भी हो पा रहा है। तो आप ये ना सोचे कि वैक्सीन नहीं आएगी। अरे रात आया है तो दिन भी तो आएगा, ये निश्चित मानो। हर एक रात के बाद दिन है, तो वैक्सीन तो आएगी। और वैक्सीन के आने के पहले भी दुनिया इस वायरस के साथ अपने आप को कैसे वापस से पटरी पे लाना है, कैसे गाड़ी दोबारा से चलानी है, इस पर काम शुरू हो चुका है। अभी जो स्टैंड अलोन शॉप्स खोलने की बात हुई है इंडस्ट्रियल एरियाज में और रूरल एरियाज में, फैक्ट्रीज खुले हैं, ट्रांसपोर्टेशन खुला है। अब देखो धीरे धीरे जो है इसको आगे ही ले जाना है। कंस्ट्रक्शन का वर्क ओपन हुआ है। तो ये धीरे धीरे जो नागरिकों के अंदर में जो गरीब से गरीब नागरिक है और जो उद्योगपति है, हर कोई ये समझेगा कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आपको इसमें दुनिया में। और देखो चाइना जहां से ये बीमारी शुरू हुई थी वहां तो सब खुल गया ना, वहां तो इकोनॉमी खुल गई है, वहां फैक्ट्रीज खुल गए हैं, शॉप्स खुल गए हैं, वहां पे मेट्रो खुल गई है। तो जब वहां खुला है तो निश्चित मानो दुनिया के बाकी देशों में भी सब कुछ खुलेगा। डोंट वरी, दिस इज द टाइम नॉट फॉर पेसिमिज्म, दिस इज द टाइम फॉर ऑप्टिमिज्म। मैं नकारात्मकता की बात नहीं करूंगा, सकारात्मकता की बात करूंगा। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल बता दीजिए दोनों सब्जेक्ट। Which industries suffer more during the crisis and which industry has more opportunity to grow themselves? जो सफर ज्यादा कर रहा है वही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप बताइए कि कौन सा वो एक क्षेत्र है जो आपको लगता है कि ज्यादा सफर कर रहा है। आप बताएंगे। मुझे लगता है कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं। सबसे पहले शुरुआत हुई जैसे कि जो वर्ल्ड में जो एयरलाइन सेक्टर है, जो हमारे एविएशन सेक्टर है, वहां पे बहुत क्राइसिस आई। क्राइसिस है उनके लिए, बहुत क्राइसिस है, क्योंकि उनके लिए वहां पर सारे वर्ल्ड में आज फ्लाइट्स बंद हैं। उनके लिए अपने लोन को सर्विसिंग करना मुश्किल हो रहा है और उनके सैलरीज देना, उनके लिए पायलट्स को सैलरीज देना, ग्राउंड स्टाफ को सैलरीज देना, अपने एयर होस्टेस को, केबिन क्रूज को सैलरी देना, ये सब बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। उनको अपने हवाई जहाज का किराया देना होता है। ज्यादातर एयरलाइंस के पास जो उनके हवाई जहाज होते हैं, जो उनके प्लेन्स होते हैं, वो रेंटल पे होते हैं, उनका किराया देना पड़ता है। तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल दौर है। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, आप मेरी बात नोट कर लें, और कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये जो एयरलाइंस कंपनियों के स्टॉक वर्ल्ड ओवर, जो कि आज गिर करके बिल्कुल अपने बॉटम पे आ गए हैं, बिल्कुल बॉटम पे आ गए हैं। और पूरे दुनिया में चाहे वो डेल्टा एयरलाइंस हो, यूनाइटेड एयरवेज हो, बहुत सारे, और फिर भारत में हमारे जो इंडिगो है, स्पाइस जेट है, ये 2 लिस्टेड कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। उसके अलावा हमारे पास कंपनियां हैं जैसे कि हमारे पास गो एयर है या फिर विस्टारा एयरलाइंस है। तो इन सब के लिए बहुत मुश्किल दौर है। लेकिन मैं आपको कहना जो बात चाह रहा था वो ये कि आने वाले महीनों में ये कंपनियां बहुत बेहतर करेंगी। उसके पीछे कुछ वजह है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी कहती है कि जब कोई मुश्किल दौर आता है तो जो कमजोर होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं।
तो क्या एयरलाइन सेक्टर में कुछ विकेट गिरेंगे? कुछ कमजोर एयरलाइंस जिनके ऊपर बहुत किराया होगा, बहुत कर्जा होगा, जो कि बहुत तरह के पहले से ही बैलेंस शीट उनकी वीक होगी, ऐसे कुछ एयरलाइंस का बिजनेस बंद हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जब कुछ एयरलाइंस का बिजनेस बंद होगा तो आपको पता है कौन सी एयरलाइंस कमजोर है, कौन सी एयरलाइंस मजबूत है। तो जो एयरलाइंस मजबूत है, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, जिनमें लोन कम है, जिनमें कर्ज कम है, उनके लिए तो आने वाले दिन बहुत सुनहरे होने वाले हैं। आप देखिए क्रूड ऑयल का क्या हाल हो रहा है। जब एयरलाइंस का सबसे बड़ा कॉस्ट है क्रूड का कॉस्ट, क्रूड का कॉस्ट गिर रहा है, इतना गिर रहा है कि वो तो अब तो नेगेटिव में भी चला गया था, लेकिन वो अलग कहानी है। एयरलाइंस को नेगेटिव में नहीं मिलेगा, आपको भी नेगेटिव में नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप गाड़ी में तेल भराओ और फिर पेट्रोल पंप वाले से बोलो कि लाओ पैसा लाओ, वो तो नहीं होगा। और वो जो नेगेटिव हुआ था उसकी अलग स्टोरी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। लेकिन एयरलाइंस के लिए एविएशन फ्यूल बहुत सस्ता होने वाला है, इससे उनकी कॉस्ट घटेगी। कई सारे एयरलाइंस जो बंद होंगे उसके कारण जो एयरलाइंस मार्केट में रह जाएगी, कंसोलिडेशन हो जाएगा, उनका जो बिजनेस है वो बहुत जोर ग्रो करेगा। उनके लिए जो दौर आएगा, जैसे कि आपने टेलीकॉम सेक्टर में देखा, अलग अलग मोबाइल कंपनियां, एस्टेल, वो यूनिटेल, आरकॉम, रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल और टाटा टेलीकम्युनिकेशन, डोकोमो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, जियो, कितने फोन कंपनियां थी। आज परिस्थिति ये है कि आपके सामने 3 कंपनियां बच गई हैं, मैं 4 कह लूं, जिसमें से 2 कंपनियां बिल्कुल मरनासन है। आइडिया, वोडाफोन एक कंबाइन हो चुका है, स्थिति बहुत नाजुक है और उनके पास आगे तक सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर वो सरवाइव कर जाएंगे तो उनके लिए तो बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत ही अवसर का दौर होगा। लेकिन बीएसएनएल, एमटीएनएल जो है उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो ये 4 में से 2 विकेट तो बहुत ही कमजोर हैं, 2 बच रहे हैं, जियो और एयरटेल, और उन दोनों के लिए परिस्थितियां बहुत अनुकूल हो गई हैं। और जिस तरीके से ये जो मुश्किल दौर आया, तो हर एक बार जब मुश्किल दौर जीवन में आता है तो उसी के बाद जो लोग टिके रहते हैं और जो लोग अपनी तैयारी करते हैं उनके लिए फिर अवसर का दौर भी आता है। तो इस मुश्किल दौर में अपनी तैयारी तो करनी है। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूं, मैं आपके सवाल लेता रहूंगा तो फिर हमारा सारा समय इसी में निकल जाएगा और हम अपने प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन में भी आगे बढ़े। तो मैं कहना ये चाह रहे थे कि ट्रू लीडर इज वन हु कैन टर्न ए क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो चुनौती है, जो हमारे सामने एक चुनौती आई है, उसको हमको अवसर में कन्वर्ट कर देना है। और ये पॉसिबल है। कैसे होगा इसकी बात करते हैं। चलो, हम लोग चूंकि अभी स्टॉक मार्केट की बात भी कर रहे थे, तो वॉरेन बफेट आपके सामने हैं और मैं कहता हूं कि चुनौती जो है ये अवसर भी देता है। तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कुछ हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसके पहले कि हम अभी वॉरेन बफेट की बात करें, मैं चलो आपको स्टॉक मार्केट को दिखाता हूं कि वहां पर क्या परिस्थिति है। और हम लोग चलते हैं स्टॉक मार्केट के चार्ट्स को देखते हैं। और ये लगता है कि ये सिद्धू कुमार ने हमारे कई सारे विंडोज बंद करके चले गए, वो तो मुझे खोलना पड़ेगा स्टॉक मार्केट का चार्ट। हाँ, बताइए आप। क्वेश्चन भी है, इज इट द राइट टाइम और नॉट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? एक बच्चे का सवाल भी था। चलिए उसकी बात मैं करूंगा, ये ऑब्वियसली उसकी बात मैं करूंगा। ये एक सेकंड में आपको, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको दिखा सकें कि ये सिद्धू कुमार ने अब तक कुछ चेंजेस कर दिए हैं पर आगे स्क्रीन। तो अब मैं चाह रहा हूं कि अपना, इन्होंने बंद कर दिया मेरा, मैं एक काम करता हूं, कोशिश करता हूं कि अपने रीस्टोर कर लूं। क्या हो पाएगा रीस्टोर? रिसेंटली क्लोज करता हूं। हाँ, ये हो गया, रीस्टोर हो गया। तब अब देखिए आपके सामने अभी मैं एक चार्ट ओपन करूंगा, नेट, हाँ ये ओपन हो गया। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं? नहीं। आपके सामने एक चार्ट है और इस चार्ट में आपको डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, डाउ जोन इंडेक्स जो है ये अमेरिका का सबसे पॉपुलर इंडेक्स है और यूएस मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन को फॉलो करने की एक टेंडेंसी रहती है। डाउ जोन इंडेक्स जो है वहां की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का एक एवरेज है। जैसे कि आपके भारत में सेंसेक्स है। अमेरिका का जो दूसरा पॉपुलर इंडेक्स है वो एसपीएक्स है, जिसमें कि वहां का 500 कंपनियां हैं। ठीक है, तो हम डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं। डाउ जोन्स का चार्ट आप देख पा रहे हैं, आप दिख रहा है ना कि चार्ट? बिल्कुल दिख रहा है। तो अब आप देखिए ये चार्ट, अब आप में से बहुत से लोग हैं जो चार्ट देखना नहीं जानते होंगे,
लेकिन मैं आपको एक सिंपल सिस्टम से चार्ट देखना सिखा दे रहा हूं ताकि आप चार्ट समझ पाए। आपको इसमें लाल और हरे रंग की कुछ मोमबत्तियों जैसी चीजें दिख रही हैं, कभी छोटी मोमबत्ती, कहीं बड़ी मोमबत्ती, किसी मोमबत्ती में ऊपर में उसका धागा निकला हुआ है और किसी मोमबत्ती के नीचे भी निकला है, किसी में नीचे नहीं निकला है, किसी में ऊपर नहीं निकला है। तो ये मोमबत्तियां हैं, इनको कैंडल्स ही कहते हैं, कैंडल स्टिक्स कहते हैं। और इसी बहाने देखिए आज इस वेबिनार में आप चार्ट जैसी टेक्निकल चीज को भी समझ पाएंगे, सीख पाएंगे कि आखिर चार्ट कैसे होते हैं और क्या होते हैं। और आप देखिए कि जो ये चार्ट में देख रहा हूं, अगर मैं आपको कोई चार्ट, एक कैंडल को बड़ा करता हूं ताकि आपके लिए उस एक कैंडल को समझना बहुत आसान रहे। ये देख रहे हैं ना आप, तो जैसे ये कैंडल है और इसके नीचे में कुछ भी धागा नहीं निकला है और ऊपर धागा निकला हुआ है, इसको धागे को विक कहते हैं। और ये कैंडल ये बता रही है कि ये दिन जो बाजार खुला, यानी कि 6 अप्रैल 2020 का ये दिन है, और 6 अप्रैल 2020 को जो बाजार खुला तो वो खुला 21,703 के स्तर पर, 21,703 के स्तर पे बाजार खुला। और उसके बाद जो है बाजार जो है 21,703 के स्तर पे खुलने के बाद ये बाजार ऊपर गया। और देखिए आप यहाँ पे ये बाजार खुला, यहाँ खुला बाजार, देख रहे हैं ना आप, और ये यहाँ तक गया है ना, ऊपर भी गया था लेकिन बंद हुआ यहाँ पर। तो ये जब ऊपर बंद हुआ, जहां से खुला वहां से ऊपर बंद हुआ, तो ये ग्रीन कैंडल है। और अगले दिन देखिए रेड कैंडल है, क्योंकि ये बाजार ऊपर खुला 23,526 पे खुला और नीचे जाके बंद हुआ 22,695 पे जाके बंद हुआ। ठीक है, तो ये रेड कैंडल बनी। लेकिन हाँ, अगले दिन से जो है बाजार लगभग सेम लेवल पे जाके बंद हुआ था। तो ये कैंडल्स हैं। लेकिन जब हम इन कैंडल्स को छोटा करेंगे, अभी आप देखिए, मैं इनको छोटा कर रहा हूं ताकि आपको ज्यादा दिनों के ज्यादा कैंडल्स देखने को मिले। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं आप कि कितना ज्यादा गिरा ये बाजार। यानी कि जो बाजार लगभग 30,000 पे था, 29,600 पे था, ये अमेरिका का स्टॉक मार्केट गिर करके नीचे 18,200 के स्तर तक गया। ठीक है, 30,000 से 18,000 के लेवल तक गया। और ये सब गिरावट कब आई? ये गिरावट शुरू हो रही है 21 फरवरी 2020, यानी कि फरवरी के माह में 21 फरवरी, यानी जब ट्रंप साहब भारत आ रहे थे 24 फरवरी को हमने नमस्ते ट्रंप किया। और जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, अमेरिका में कहानी शुरू हो गई थी, वहां क्राइमाम शुरू हो गया था। वहां पर स्टॉक मार्केट ने बोला ट्रंप तो गए इंडिया, यहां गिरावट शुरू हो गई। और उसके बाद से जो अमेरिका का बाजार 30,000 से गिरते 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 ये 18,000 के स्तर तक गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 18,000 के स्तर तक जाकर के रुक क्यों गया, उसके भी नीचे जाता गिरावट। जब अमेरिका में तो लाखों लोग अभी मरने की संभावना बताई जा रही है, काफी लाखों की संख्या में लोग संक्रमण से प्रभावित हैं, तब ये 18,000 के स्तर पर कैसे जाके रुक गया? आखिर वहां पे ऐसी क्या बात थी और ऐसा क्या हुआ कि 18,000 जो कि एक लो बना, और ये लो बना है, इसकी तारीख है 23 मार्च 2020, यानी कि भारत में लॉकडाउन लगने से एक दिन पहले, जनता कर्फ्यू के एक दिन बाद, उसी दिन जिस दिन रात को मोदी जी ने टीवी पे 8 बजे रात में आकर के संपूर्ण भारत में रात में 12 बजे से लॉकडाउन लगने की घोषणा की, उसी दिन उसी वक्त, क्योंकि जब भारत में मोदी जी घोषणा कर रहे थे, अमेरिका का बाजार अपना लो बना रहा था, 18,000 का लो वहां लग रहा था। और उसके बाद से ये बाजार टर्न कर गया। ऑब्वियसली मोदी जी को इसका क्रेडिट तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको दिन याद रहे इस हिसाब से मैं बता रहा हूं। 23 तारीख से ये बाजार घूम गया। आप देख रहे हैं 24 तारीख को यह बाजार कहां शुरू होता है? जो 18,200 का बाजार था, अगले दिन 19,700 पे खुला और 20,700 पे जाके बंद हुआ। अगले दिन फिर बढ़ा, उसके अगले दिन फिर बढ़ा, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट किया, और आज ये 23,000 पे ये बाजार है, 24,000 तक हो चुका है, घूम के आ चुका है। यानी कि जो 30,000 से गिरावट का दौर शुरू हुआ था, वो गिरते गिरते 18,000 तक आया और अब ये 24,000 पे आ गया है। ये अमेरिका की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन भारत की बात इससे अलग नहीं है, यूरोप की बात इससे अलग नहीं है, दुनिया के ज्यादातर देशों की बात इससे अलग नहीं है। दरअसल हुआ ये, दो बातें हैं, आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक मार्केट के जो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया होगा अपने क्लासेस में, बीबीए में और बीसीए में, उनको याद होगा मैंने उनको टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरह से बताया होगा कि दोनों स्टोरीज मार्केट में वर्क करती है। तो यहां पे वही दो चीजें हुई हैं और दोनों हमेशा साथ काम करती है। टेक्निकल भी काम करता है और फंडामेंटल भी काम करता है। तो मैं इसका दोनों रीजन आपको बता देता हूं, टेक्निकल क्या है और फंडामेंटल क्या है। अब आप देखिए, मैं इसको छोटा कर रहा हूं चार्ट को, ताकि ज्यादा दिन की अवधि को आपको मैं दिखा सकूं। देखिए, अब आपके सामने ये चार्ट आप देख पा रहे हो कि 2014 भी आपके सामने है, और छोटा कर देता हूं। आप देखिए कि ये 2012 से ये चार्ट आप देख पा रहे हो, है ना।
तो आप देखिए कि कहां से कहां तक गया है ये चार्ट। ये 2012 में ये 10,000 का था, ये 30,000 पे आया 2020 की फरवरी में, 30,000 पे आ गया 2020 की फरवरी में, और फिर घट करके मार्च महीना में घट करके कहां आ गया 18,000 पे। लेकिन 18,000 पे क्यों रुका? आपको एक ये लाइन दिखाई पड़ रही होगी, मैं इस लाइन को कोशिश करता हूं थोड़ा मोटा कर दूं ताकि आप देख सकें। मैं इस लाइन को थोड़ा मोटा कर देता हूं, आप देख सकेंगे, ठीक है। ये लाइन आपको ये दिख पा रहा है? ये लाइन दिख रही है? दिख पा रहा है ये लाइन लोगों को? ठीक है। तो आप देखिए कि यहां पर ये आप देख पा रहे हैं, मैं बात करूं 2014 का जो हाई था 18,100 का, ये एक ऐसा हाई था जिसको बाजार ने 2015 में कोशिश की, 2015 के पूरे साल कोशिश की, और फिर 2016 में कोशिश की अप्रैल महीना में, और वो हर बार नाकाम हुआ। यानी कि बार बार मार्केट कोशिश करता था 18,000 के ऊपर निकलने का, 2014 में, 2015 में, 2016 में, लेकिन उसके ऊपर निकल नहीं पाता था। और फिर जाकर के मार्केट ने इसको ब्रेक किया 14 जुलाई 2016 को, लेकिन वापस नीचे गिरने के लिए टेस्टिंग करने आया, लेकिन वहां पर उसको सपोर्ट मिला। वहां पर कई महीने तक वो रुका, और अक्टूबर महीने तक जब वो उसको नीचे तोड़ नहीं पाया तो एक मजबूत सपोर्ट तैयार हुआ। देखिए आज उसी सपोर्ट के पास, और पहले जो रेसिस्टेंस था वही सपोर्ट बना, और जब बाजार गिरा 2020 में तो उसी 2014, 15, 16 के रेसिस्टेंस को जो बाद में सपोर्ट बना, उसी सपोर्ट को आकर के अमेरिका के मार्केट ने, टेक्निकल मार्केट ने वहां तक ड्रॉप किया, और वहीं से वो मार्केट घूम गया। आप देख रहे हैं ना, आप चार्ट पे ये जो पोर्शन देख पा रहे हैं, यहां पर आप जो देख पा रहे हैं कि जो ड्रॉप हुआ है मार्केट, ये 23 मार्च को वहां तक गया जहां तक उसके पास पहले का एक रेसिस्टेंस था, फिर सपोर्ट था, और उसी खूबसूरत रेसिस्टेंस कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट से सपोर्ट लेकर के अमेरिका का मार्केट ऊपर हो गया। आप समझिए 23 मार्च को अगर किसी ने 18,000 रुपए लगाए होते तो वो 18,000 रुपए 23,000 रुपए बन गए होते, है ना। तो ये तो परिस्थिति जो है ये अमेरिका की है। अगर आप भारत का चार्ट देखना चाहेंगे, इंडिया का मार्केट को देखना चाहेंगे, तो मैं आपको इंडिया का निफ्टी, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी का जो चार्ट है, ये भी आप देख लो। ये भी बहुत बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, और उसी हिसाब से ये चार्ट भी जो है ये भी घूमेगा। और ये देखिए किस तरीके से गिरा है, क्या इसको आप कहते हैं। देखिए बाजार धीरे 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 चढ़ के ऊपर गया, तो ये सीढ़ियों से चढ़ के बाजार ऊपर गया और लिफ्ट से एक बार में नीचे आ गया, है ना। क्योंकि कोरोना का जब ये संकट, जब मार्केट को बहुत जोर डरा, तो ये मार्केट बहुत तेजी से गिरा। आप देख रहे हैं कितनी जोर से गिरा था यहाँ पर। और ये कहां से गिरा था ये बाजार गिरा 12,300 12,200 के लेवल से, और ये गिर के कहां पे आया 7,500 के स्तर पे आया। और देखिए ये 24 मार्च का दिन, उसी 24 मार्च अगले दिन जब भारत का बाजार खुलता है, जब अमेरिका के बाजार पलट गए, अमेरिका का बाजार पलटा, भारत में लॉकडाउन लगा। जब भारत में लॉकडाउन लगा, भारत के बाजार को गिरना चाहिए था क्या, चढ़ना चाहिए था? लोग तो कहेंगे कि भाई गिरना चाहिए, भारत में लॉकडाउन लग गया है और भारत का बाजार चढ़ गया। तो अब मैं वो फंडामेंटल वाला वजह बता दूंगा आपको, वो फंडामेंटल वजह जिसके कारण अमेरिका का बाजार पलट गया 23 तारीख की रात को, और 24 तारीख की सुबह भारत का बाजार भी पलट गया। वो फंडामेंटल वजह ये थी कि अमेरिका के ट्रंप साहब ने घोषणा कर दी कि $2 ट्रिलियन, उन्होंने $2 ट्रिलियन का वहां पर एक इकोनॉमिक पैकेज, एक रिवाइवल पैकेज, एक स्टिमुलेशन, इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसको वापस से वो पटरी पे आ सके, उन्होंने $2 ट्रिलियन का स्टिमुलेशन अनाउंस कर दिया। अब ये स्टिमुलेशन कैसे दिया जाता है? स्टिमुलेशन दिया जाएगा, वहां के बैंक इंटरेस्ट घटाएंगे, वहां के बैंक इंटरेस्ट फॉरगो करेंगे, वहां की कंपनियों को अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देने के लिए उनको वहां पर कई सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनको वहां पर सैलरीज के लिए उसका अलग अलग तरह से उनको कंपनसेट के लिए, फैंस ला दीजिएगा एक बार, कंपनसेट किया जाएगा। तो अमेरिका का बाजार रिवाइव कर गया। और ये 2 ट्रिलियन बहुत बड़ी राशि होती है। आज पूरे भारत की जो इकोनॉमी है, मैं आपको बता दूं, पूरे भारत की जो जीडीपी है ये 2 ट्रिलियन है। तो जितनी भारत की जीडीपी है, जितना पूरे देश की जीडीपी है, उतना तो अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ
अपनी इकोनॉमी को कोरोना वायरस से रिवाइव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, जो बूस्टर शॉट होता है, जैसे आप वीडियो गेम में बूस्टर शॉट लगाते हैं ना कि आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाए, तो अमेरिका ने बूस्टर शॉट दिया है। कितने का दिया? $2 ट्रिलियन का। तो ये $2 ट्रिलियन के बूस्टर शॉट के साथ अमेरिका का मार्केट घूमा और ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड का मार्केट घूमा, क्योंकि वर्ल्ड को ये समझ में आया कि ये पैसा तो दुनिया के बाजारों में आएगा। जब अमेरिकन इन्वेस्टर्स के पास पैसा आएगा, अमेरिकन बैंकों के पास पैसा आएगा, मर्चेंट बैंकर्स के पास पैसा आएगा, हेज फंड के पास पैसा आएगा, तो वो पैसा इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में, एशियन मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में वहां भी फ्लो करेगा। भारत के बाजार भी घूम गए। और एक कैलकुलेशन यहां पर फंडामेंटल रीजन, पहला फंडामेंटल रीजन ये रहा कि जो पैसा मार्केट में वर्ल्ड के अलग अलग देशों द्वारा स्टिमुलेशन का पैकेज अनाउंस किया गया, वहां उसके कारण, जैसे 2008 की अगर मैं बात करूं, अगर हम लोग अपने इस चार्ट को थोड़ा पीछे ले जाएं और हम 2008 में पहुंच सके अगर, तो आप देखेंगे 2008 में भी पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आई थी। लेकिन जब दुनिया के देशों ने वहां पर उसको लड़ने का, उससे मुकाबला करने की कोशिश की और अलग अलग देशों ने अलग अलग पैकेजेस, और अमेरिका में क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो कि क्वांटिटेटिव ईजिंग एक तरह से मैं आपको सीधे शब्दों में सरल भाषा में बताऊं तो नोट छापना। अमेरिका ने अपने बैंकों को बॉन्ड्स जारी करके और फिर उन बॉन्ड्स के बदले में उनको करेंसी जारी, उनको कैश फ्लो दे करके और उस पैसे को मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में और स्टॉक मार्केट में आने की अनुमति दे करके, देखिए आपके सामने आ गया। आप देख रहे हैं 2008, अगर आपको दिख पा रहा होगा 2008 हमारे चार्ट्स में है और 2008 में आपने देखा कि बाजार, भारत का बाजार उस समय 6300 के स्तर से गिरते गिरते 2200 के स्तर पे आ गया था और वहां से फिर ये रिवाइव किया और रिवाइव करने के बाद वापस 6300 के स्तर को उसने 2010 में हासिल किया। लेकिन 2200 के इस लेवल पे अगर किसी ने 2008 में इन्वेस्टमेंट किया था तो ऑब्वियसली 2009 में ही उसका पैसा डबल, उसके बाद कुछ दिनों में ट्रिपल, और ये तो मतलब 2000 का 6000, यानी कि पैसा काफी ज्यादा उनका आगे, उनको ग्रोथ देखने को बहुत छोटे समय में मिला। तो यहीं से मैं एक बार वापस मूव करता हूं अपने प्रेजेंटेशन में, ताकि आप समझ सकेंगे जो बात वॉरेन बफेट आपसे कहना चाह रहे हैं, कि जो बात वॉरेन बफेट ने कही वो क्या बात है। वॉरेन बफेट आपको कहना चाह रहे हैं कि ये प्रेजेंट, हाँ, कैश कंबाइंड विद करेज इन अ टाइम ऑफ क्राइसिस इज प्राइसलेस। आप भी कह सकते हो कि सर अभी तो इन्वेस्ट करने के लिए लोगों के पास बिल्कुल भी सरप्लस नहीं है, लेकिन जिनके पास थोड़ा भी सरप्लस है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात यहां पे जाननी होगी कि अभी जो मार्केट 7500 से बढ़ करके वापस 9200 तक के स्तर पे आ गया है, हो सकता है वापस ये नीचे आए, 7500 के स्तर तक भी आए, हो सकता है उसके नीचे 6000 या उसके भी नीचे जा सकता है, क्योंकि जो हमारी दुनिया के सामने अभी एक दौर है, ये कठिन दौर है, चुनौतीपूर्ण दौर है। लेकिन एक बात जान लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स हो या इंसान हो, दोनों को अल्टीमेटली ऊपर जाना होता है। इंसान भी ऊपर जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ये गति है। हमारा जो कारोबार है, हमारा देश, दुनिया जो है, धरती जो है, ये रहेगी और ये आगे बढ़ेगी। एक बार रुक सकती है, एक बार इंसान बीमार पड़ सकता है, लेकिन आगे ही बढ़ेगा और अल्टीमेटली तो सबको ऊपर ही जाना है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या जो मार्केट है, इसका जो लॉन्ग टर्म का जब आप देखते हैं, आपने ये चार्ट देखा ना, तो लंबे समय में हमेशा ऊपर जाना होता है, एक बार नीचे आता है। देखा ना कि 2200 पे आया, लेकिन यही जो मार्केट 2200 में आया था, ये आज 12000 के लेवल पे आ गया था, और जो 12000 के लेवल पे आया वो घट करके अभी 7500 के लेवल पे आया, और 7500 से 9000 के लेवल पे आया। यानी कि बाजार जितना गिरा था, आधा रिकवरी तो उसने ऑलरेडी कर ली, और बाकी का आधा का रिकवरी कब होगा ये बताना मेरे लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है। मैं तो यह भी नहीं कह सकता कि ये 9154 के लेवल से मार्केट जो शुक्रवार को बंद हुआ है, वो सोमवार को ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो एक सेकंड फंडामेंटल रीजन मैं आपको कह रहा था कि जो मार्केट के लिए है, वो ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए जो दौर है वो थोड़ा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में जो छोटी छोटी कंपनियां हैं
जो कारोबार उनके पास है, मान लीजिए कोई कंपनी जूते बनाती है, वो शूज बनाती है, चप्पल बनाती है, स्लीपर्स बनाती है, और वैसी कंपनियां भारत में छोटी छोटी कितनी हैं, दिल्ली में, पटना में, इस तरह की छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत हैं। लेकिन अभी के कोरोना संकट के दौर में उन कंपनियों के लिए जो संकट है ये ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ज्यादा कठिन दौर होने वाला है। ऐसे में जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे बाटा है, जैसे अलग अलग कंपनियां, मैं किसी भी शेयर का नाम ले रहा हूं अगर, तो बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो स्टॉक को खरीद लें। मैंने नेस्ले का नाम लिया था, मैंने हिंदुस्तान लीवर का नाम लिया था। ये कंपनियों को मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल साफ साफ कह दूं कि ऐसा मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक को खरीदने के लिए। लेकिन एक इसका जो एक इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि जो कंपनियों, छोटी छोटी कंपनियां जो कारोबार में हिस्सा जिनका ज्यादा है, उनका हिस्सा घटेगा, और जो बड़ी लार्ज कंपनियां हैं उनका हिस्सा बढ़ेगा। ये अच्छी परिस्थिति नहीं है, मैं ऐसी परिस्थिति को अच्छा नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि भारत में स्मॉल स्केल सेक्टर जो है, जो एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनको ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनका कारोबार बढ़ना चाहिए। लेकिन कोरोना संकट में उल्टा होगा। कोरोना संकट में बड़ी कंपनियां जो है वो टिक जाएंगी, छोटी कंपनियां जो है वो शहीद हो जाएंगी, और उनको मुश्किल होगी। सरकार को यहाँ पर सोचना होगा, गवर्नमेंट को सोचना होगा। माननीय मोदी जी से मेरी अपील होगी, श्रीमती निर्मला सीतारामन जी से अपील होगी कि ये जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे सेक्टर के, जो हमारे जो रोजगार देने वाले, जो छोटे छोटे फैक्ट्री चलाने वाले लोग जो हैं, ये जो मजदूर लौट रहे थे ना दिल्ली से और बॉम्बे में जो लौटना चाहते हैं, और जो गुजरात में जो लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, ये छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, जिनके कारखाने बंद हो गए हैं, जिनके ठेकेदार जो हैं वो उनको सैलरी देने को तैयार नहीं है, ठेकेदार को उनका फैक्ट्री वाला जो है वो पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहा है। तो इस सेक्टर को बचाना होगा। इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा, जैसे वो होता है ना, एक साइकिल गिरी तो स्टैंड में लगी हुई सारी साइकिल गिरने लगती है। ये कैस्केडिंग इफेक्ट इसका हमारी इकोनॉमी पे आने वाला है, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट अच्छा नहीं होगा। आगे जाकर के बड़ी कंपनियों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि छोटी छोटी कंपनियां जो है ये भारत की अर्थव्यवस्था की जो है बैकबोन है। जो हमारे फार्मर हैं, जो हमारे किसान हैं, वो हमारी इकोनॉमी के बैकबोन है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक अलग विधा है, एक अलग चीज है। लोग कहते हैं ना स्टॉक मार्केट इकोनॉमी जुड़ी हुई है, ये कुछ जुड़ी हुई नहीं है। कई बार ऐसा होता है इकोनॉमी के दिन खराब हो रहे होते हैं और स्टॉक मार्केट को अलग रफ्तार में चल रहा होता है। इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही होती है और स्टॉक मार्केट को दिख जाता है आने वाले दिन अच्छे नहीं है। स्टॉक मार्केट इज ए फ्यूचर डिस्काउंटिंग मशीन, वो बहुत आगे का सोचता है। स्टॉक मार्केट की जो चाल होती है वो बहुत अलग दिशा में देख के चलती है। इकोनॉमी से उसका संबंध है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में उसको आपके लिए देख पाना बहुत मुश्किल होगा। कई बार जब इकोनॉमी बुरे दौर में जा रही होती है और स्टॉक मार्केट बहुत चढ़ते जा रहा होता है, लोगों को लगता है कि भाई ये इतना चढ़ क्यों रहा है, पीछे भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही थी और निफ्टी चढ़ रहा था। तो ये होगा, ये इसके इश्यूज अलग हैं, इसको डिटेल में समझाना पड़ेगा मुझे। अगर आपको समझाना पड़े तो आज मुझे पास समय भी कम है, तो हम लोग वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पर। क्या टाइम हो चुका है? अगर मेरे पास समय और है क्या, तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। इस 10 मिनट में मैं काम करता हूं, प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। तो वॉरेन बफेट की बहुत सुंदर बातें हैं, इनको आप अपना गुरु बना लो। अगर आप वॉरेन बफेट को अपना गुरु बना लोगे तो लाइफ लॉन्ग आपके गुरुजी आपको बहुत फायदा कराएंगे। ये दुनिया के बेहतरीन गुरुओं में से एक है ना। तो जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु बना करके धनुर्विद्या में अपना ज्ञान हासिल किया था, तो यहां पे मैं आपको आज कहूंगा एकलव्य की भांति आपको अपना गुरु किसको बना लेना है? वॉरेन बफे को। तो वॉरेन बफे को आप अपना गुरु बनाएंगे और उनकी जो टेक्निक्स है, उनकी जो थ्योरी है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है, उनको आपको अपने लाइफ में, अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में डिसिप्लिन के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा। तो कहते हैं बी फियरफुल, डर जाइए जब सब लोग लालची हो रहे हों, जब दुनिया लालच कर रही हो, खूब मुनाफा लोगों को दिख रहा हो, तब आप डरिए। ये कॉन्ट्रा बात करते हैं, ये उल्टी बात करते हैं वॉरेन बफेट, और इनकी उल्टी बातें जो होती है वो लॉन्ग टर्म में बहुत सही समझ में आती है। आज लोग जो हैं, जब 12,000 पे भारत का निफ्टी था तो लोगों को बहुत लालच आ रहा था कि 12,000 पे आ गया, 15,000 अगला टारगेट है और उसके बाद 20,000। तो ये 15,000 और 20,000 के लालच में जो 12,000 पे आ रहे थे उनको 7,500 देखना पड़ गया, अभी भी 9,200 पर ही आए हैं। तो जब लोग लालच में आ जाते हैं, जब खूब मुनाफा आ रहा होता है, तो लालच, देखिए मैं आपको अक्सर कहता हूं कि जिनको मार्केट को समझना है, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, बॉन्ड मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो,
दुनिया का कोई भी बाजार हो, उसको जो दो ताकत सबसे ज्यादा, डिमांड और सप्लाई की थ्योरी अपनी जगह पर है, और एक और जो थ्योरी है वो है फियर एंड ग्रीड थ्योरी। तो फियर एंड ग्रीड की थ्योरी जो है ये साइकोलॉजिकल होती है, पूरी के पूरी दुनिया के सारे बाजार जो होते हैं वो फियर और ग्रीड की थ्योरी पे चलते हैं। तो फियर और ग्रीड की थ्योरी में वॉरेन बफेट जो है ये उल्टा सिद्धांत अपनाते हैं। ये कहते हैं कि जब सबको ग्रीड हो तो आपको फियर होना चाहिए, और जब लोगों को फियर हो तब आपको ग्रीड होना चाहिए, उस समय आपको इंतजार करना चाहिए। तो अभी आपको समझना होगा कि लोगों को अभी ग्रीड है कि फियर है। मुझे लगता है कि अभी जो एक दौर है इसमें जाहिर तौर पर एक फियर का दौर है। इस फियर के दौर में अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो लंबे समय में उसको नुकसान नहीं होगा। थोड़े थोड़े दौर में छोटे छोटे हिसाब से आप अपने निवेश को, अपनी बचत को आप कर सकते हैं। आपके माता पिता जो बचत करते हैं उनको आप गाइड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप छोटा छोटा निवेश करें, 1000 रुपए का, या कुछ म्यूचुअल फंड 500 रुपए का निवेश अलाउ करते हैं, लेकिन रेगुलर लेवल पर आप निवेश करें। या आप पढ़े लिखे हैं, आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया है, आप देख सकते हैं कि निफ्टी आज 9200 पर है, आपने इन्वेस्ट किया, हो सकता है अगला लेवल 9300 का आए, आप वहां भी इन्वेस्ट करें, 9400 आए, आप वहां भी इन्वेस्ट करें। यानी बढ़ते में भी थोड़ा थोड़ा निवेश करें और घटते में भी थोड़ा थोड़ा निवेश करें। इससे क्या होगा, एक डिसिप्लिन बना रहेगा। और अगर आपके पास 10,000 रुपये निवेश करने के लिए, तो उसको आप एक 10 महीने के पीरियड में निवेश करें। जरूरी नहीं है कि आप एक साथ एक ही महीने 10,000 निवेश कर दें, है ना। तो ये एक सीखने की भी बात है। और जो हमारा टॉपिक पे हम आगे बढ़ना चाहेंगे, रॉथशाइल्ड्स, तो इनका कहना है कि बाई व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट इवन इफ द ब्लड इज ऑफ योर ओन। यानी आपका अपना खून भी अगर बह रहा हो तभी वो समय है जब बाजार में खून हो, रक्त रंजित हो, वो समय होता है। तो रक्त रंजित तो बाजार हुआ था, आपने देखा जब 7,500 के समय, और जब अमेरिका का जो बाजार है वो 18,000 पे आया तो रक्त रंजित दौर था, और 18,000 से तुरंत 24,000 आने का अवसर भी मिला। तो जब बाजार में चारों तरफ खून होता है, जब ब्लड हो रहा होता है, ब्लड बाथ हो रहा होता है, तो वो बाजार का सबसे निवेश करने का दौर होता है। उसी समय लोग डरे हुए होते हैं, उस समय लोगों को किसी से निवेश हो नहीं पाता है। क्योंकि जब पहली स्लाइड में जब वॉरेन बफेट कह रहे थे ना कि पैसा भी हो और हिम्मत भी हो, ये दोनों एक साथ होती ही नहीं है। अगर हिम्मत है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो हिम्मत नहीं है। तो वॉरेन बफेट जो बातें कहते हैं वो बहुत उनमें दम होता है। ये स्लाइड हमारी आगे बढ़ी। द सेफ टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट। तो मार्क मॉबिस ये बहुत बड़े निवेशक हैं। इस स्लाइड को मैं आज डील नहीं करता हूं क्योंकि ये स्लाइड थोड़ा समय लेगी, और इस स्लाइड को अगर आप चाहते हैं कि मैं एड्रेस करूं तो मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये स्लाइड बात होगी लीडरशिप की, ये स्लाइड में बात होगी दुनिया में अपॉर्चुनिटी किस तरह की है, यानी कि क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का जो एक चुनौती है, या जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की बात हो रही है। बात हो रही है कि अमेरिका की बादशाहत, वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर की जो सुप्रीमेसी है, क्या वो चैलेंज हो रही है, उसको एक खतरा है। अगर ऐसा कुछ भी है, और ऐसा है, दुनिया में इकोनॉमी में अभी उठा पटक का दौर है। मैंने पहले भी आपको बताया कि चीजें बदल रही हैं। ऐसे दौर में आपके लिए यह समझना कि किस तरीके से दुनिया का इकोनॉमी बदलेगी, दुनिया का ऑर्डर बदलेगा, अमेरिका की सुप्रीमेसी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, चाइना किस तरीके से चाह रहा है कि वो दुनिया में अपनी स्थान को, अमेरिका के स्थान को लेने के लिए चाइना बेचैन है। चाइना चाहता है कि पूरे विश्व में उसकी बादशाहत अब कायम हो और डॉलर का स्थान युआन ले ले। ये कैसे होगा? और इसी बीच में आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और भारत वो कहां हैं इस ग्लोबल ऑर्डर में? क्या भारत सही में विश्व गुरु बनेगा? तो इन सारे प्रश्नों के जवाब के लिए अगला जो हमारा वेबिनार होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस एक स्लाइड पर चाहूंगा कि आपको दुनिया की जो परिस्थिति है उस पर हम बात करें। आज बहुत तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ा मेरे लिए अपने आप में। मैं आपको बताऊं, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं, लेकिन कैमरे से बात करना अपने आप में एक नया अनुभव है। आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा, क्या आपको मुझसे बात करना अच्छा लगा? मेरे अंदर उत्साह है, जज्बा है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे तैयारी भी मैंने बहुत की कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दूं, कुछ ऐसी कहानियां सुनाऊं जो कहानियां आप बहुत एंजॉय करेंगे, कुछ ऐसे लोगों की कहानियां जिनकी कहानियां बहुत रोचक है, जिनमें बहुत उतार चढ़ाव है। तो हम लोगों को अगले कुछ दिनों में इस तरह के शाम की मुलाकातें, या फिर अगर आप लोग पसंद करेंगे आप कमेंट करके बताएं कि आप शाम में मिलना चाहेंगे, शाम का समय 6 बजे या 7 बजे का समय, या फिर रात में 9:30 बजे का समय, जिसमें मैं आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं और आपको मैं अलग अलग जो हमारी कहानियां मैंने निकाली है आपके लिए
जो कुछ अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां मैं चाहता हूँ सुनाना, वो सुना सकूँ। और थोड़ा उसके लिए एक अलग एक मूड और एक माहौल बनाना पड़ेगा जब हम लोग उन कहानियों की बातें करेंगे, और उस मूड और माहौल के साथ ही वो कहानियों को सुनने और सुनाने का मजा आएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने क्राउन प्रिंस सलमान को भी रखा है, जो सऊदीया के क्राउन प्रिंस हैं, और इनकी भी अभी बहुत ही अलग स्ट्रैटेजी चल रही है। तो दुनिया के कई सारे देश के जो राजनेता हैं वो अपने गेम्स को अलग अलग तरह से, जो शतरंज की जो बिसात बिछी हुई है, लोग अपने अपनी गोटियां चल रही हैं, अपने अपने चाल चल रहे हैं। तो इस बिसात को मैं थोड़ा सा समझाने का चेष्टा आपको करूंगा, यह भी आपके लिए समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और देखिए मैं बात करूंगा जो हमारा, एक तरफ तो हमने बात की कि अपॉर्चुनिटीज को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारा क्राइसिस है उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक दूसरा पक्ष यह भी है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का काल आता है तो बुद्धि क्या हो जाती है, विपरीत दिशा में चल जाती है। और कहीं से भी कोई ज्ञान दे, विभीषण ने ज्ञान दिया, मंदोदरी ने ज्ञान दिया, और भाई कुंभकर्ण ने ज्ञान दिया, लेकिन रावण को ज्ञान नहीं मिला। तो अगर ऐसे दौर में कोई लीडर, चाहे वो किसी कंपनी का लीडर हो, चाहे वो किसी परिवार का लीडर हो, चाहे वो एक लीडर के रूप में आप ही हो, एक युवा नौजवान लीडर, अब आप चले जाएं बाहर सड़क पे हाल चाल देखने के लिए कि क्या नजारा है, मैं बहुत दिनों से घर में बंद रह गया हूं, मैं तो बहुत बहादुर हूं और मैं तो अपना व्यवस्था लेके जा रहा हूं, मैंने मास्क लगा लिया, गमछा बांध लिया, और अब मुझे कौन रोक सकता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो चुनौतीपूर्ण समय में आपको अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो दोनों ही रास्ते हैं, मैंने दिखाया ना, एक रास्ता जो है वो क्राइसिस का, डेंजर का है, दूसरा रास्ता जो है वो अपॉर्चुनिटी का है ना। तो और फिर देखिए, ये एक छोटी सी कहानी सुनाते हुए मैं आज के सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये कृष्ण भरी सभा में अपना विराट स्वरूप दिखा करके महाभारत में हस्तिनापुर में दुर्योधन को बता रहे हैं। हस्तिनापुर के सभी वहां के दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों को, राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, सबके सामने वो अपना विराट स्वरूप दिखा के बताते हैं कि यह जो तुम आज संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए विनाश का एक कारण बन सकता है। तो जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और जो मेरा आज का प्रेजेंटेशन था, जो कि अभी मैं बिल्कुल सिर्फ मात्र 2 या 3 स्लाइड से दिखा पाया आपको, इसमें एक पहला पॉइंट जो मैं किसी लीडर के लिए देखना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, जो पहला वर्ड जो कि आज के इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं, वो है विवेक। संकट के काल में, मुसीबत के समय में जो एक सबसे गहरा, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, वो होता है विवेक। अगर आप अपना विवेक अपने साथ रखेंगे, जीवन में जब भी जो भी संकट आपके ऊपर आएगा उसका आप सामना कर सकेंगे। अगर आपके पास विवेक नहीं होगा, अगर आप विवेक के साथ सामना नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप कभी भी संकट का सामना नहीं कर पाएंगे। तो विवेक आज के सभी नेताओं के लिए अलग अलग स्तर पर, उनके लिए विवेक का होना संकट काल में बहुत जरूरी है। और अक्सर लोग अपना विवेक खो जाते हैं और वो अपने आप में उचित नहीं होता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप सभी लोग सिमेज के यूट्यूब इस पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने आप लोगों से शेयर करने के लिए पहले भी नहीं कहा, अगर आप शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, उन तक ये वीडियो पहुंचेगा। आप अपने फेसबुक के वॉल पर इसको शेयर करें, आप व्हाट्सएप पर इस वीडियो को थोड़ा देर के अंदर में, अभी इस वीडियो का कुछ देर के बाद में, लगभग 5-6 घंटे के बाद में, इस वीडियो का एक एडिटेड वर्जन जो है, क्योंकि शुरुआत का काफी लंबा पोर्शन था, उसको एडिट करके एक एडिटेड वर्जन जो है पोस्ट हो जाएगा, उसको आप शेयर करें। और इस चैनल के माध्यम से कई सारी और बातें, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बातें, आपके अपने स्किल्स से जुड़ी हुई बातें, फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी हुई बातें, स्टार्टअप की स्टोरीज और एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपके कई सारे प्रश्न और भी मिले होंगे, मैं उन प्रश्नों को भी एड्रेस करना चाहूंगा। और मुझे लगता है कि आज आप सभी को मुझसे मिल करके कैसा लगा, ये आप जरूर बताएं। अगर आप चाहेंगे कि मैं दोबारा इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आएँ, अगले दिनों का कितने टाइमिंग्स पे आप चाहते हैं, वो टाइमिंग्स आप लिखें और हम लोग इसको करना चाहेंगे। और मैं जूम ऐप के ऊपर में भी, जहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा बातचीत हो सकती है, आपकी बातों को सुनने को मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे तकलीफ हुई है, मैं चाहूँगा कि आपकी बातें भी सुन सकूँ, तो जूम ऐप के साथ भी मैं आपसे जुड़ूंगा, जहाँ पर मैं आपको अपने टॉपिक्स को, इश्यूज को कवर करना चाहूँगा।
तो जूम ऐप के माध्यम से भी हम लोग जुड़ेंगे। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं समझ सकूं कि आप चाहते क्या हो, और उन पर मैं आपको, जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा झलक सिर्फ दिखाना चाहूँ कि इस प्रेजेंटेशन का, तो आप देखेंगे कि ये प्रेजेंटेशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपके लिए रख रखा हूँ, जिसको कि आप देख करके आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस सेशन को समाप्ति की ओर, और आप सभी को पुनः एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत अक्षय तृतीया